वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। अत्यधिक बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने जो पाठ पढ़ा था उसमें से अब जो बचा हुआ पाठ है आज हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए। अत्यधिक शासकीय व्यस्तता में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्ण ही रहा। उनके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूँ। वो अपने जो है, चूँकि वो प्रधानमंत्री बन गए थे इसलिए वो शासन प्रबंध में, अपनी शासन में जो है हमेशा व्यस्त रहा करते थे, लेकिन फिर भी वो जो है बदले नहीं, तो वो वैसे ही थे सब लोगों के प्रति। जो उनसे मिलने आते थे या जो भी उनके सगे संबंधी थे, कोई भी था, उनके साथ वो वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे वो पहले किया करते थे। प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो अच्छा व्यवहार पहले के तरीके ही किया करते थे। उनके अंदर कोई ये नहीं कि उनके अंदर अभिमान आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री होने, जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो एक बार महादेवी वर्मा जी को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते चले। ठीक है। प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था, अतः ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, समय पूर्व निश्चित किए बिना भेंट होना संभव नहीं। यहाँ तो लोग 10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10 दिन पड़े रहते हैं उनके निठल्लेपन का तो निश्चित प्रमाण है ही। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। वह उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए वहाँ पहुँची, तो उनके पास क्योंकि समय नहीं था, उनको आज ही जाना था वापस, इसलिए उन्होंने सुबह ही वो वहाँ पहुँच गई। और उन्होंने जाकर कहा उनके सचिव से कि मुझे उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसे तो नहीं मिला जाता है, आपको पहले से पूर्व निश्चित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब वो आपसे भेंट कर पाएंगे, उसमें समय निकालेंगे, फिर वो बताएंगे कि किस दिन मैं मिलूँगा, तब आपसे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे आपसे। तो यहाँ तो लोग, उन्होंने कहा कि यहाँ तो लोग 10 दिन तक प्रतीक्षा करते रहते हैं, तब जाके उनका नंबर आता है, तब वो मिल पाते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये सब बात हमें ना बताइए, वो प्रधानमंत्री हैं, वो व्यस्त हैं, है ना, अपनी काम में पूरे तरीके से व्यस्त हैं, इसलिए ये माना जा सकता है कि उनको ना टाइम मिला हो, वो इन लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है, 10 दिन तक यहाँ पे बैठे रहते हैं। इसका मतलब इनके पास काम काज कुछ नहीं है जो यहाँ 10 दिन तक बैठे रहते हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है, आप जाके उनको बता दीजिए कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से जो हैं वो महादेवी वर्मा जी आई हुई हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है। अच्छा, आगे। मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा यह पता नहीं, किंतु शीघ्र ही भाई जवाहरलाल तेजी के साथ जीने से उतरते दिखाई दिया और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। अब जब उन्होंने बताया कि वो जो है उनका संदेश वहाँ, मतलब जो सचिव जी थे वो, उन्होंने जाके किस तरीके से उनसे कहा ये नहीं जानते, क्योंकि उनको तो पता नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा कि वो जो है बड़ी जल्दी में जवाहरलाल जी सीढ़ी से उतर कर आए और उन्होंने हाथ पकड़ा उनका, महादेवी जी का, और जल्दी से ऊपर लेते हुए चले गए उनको। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी आती है, इलाहाबाद के हालचाल बताओ। वे इस प्रकार बात कहते गए कि मुझे न रूठने की याद रही न शिकायत करने की। और वो जो है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो अपनापन उनका नज़र आ रहा था। उन्होंने बड़े उससे कहा कि जो है यहाँ बैठो और जो है कॉफ़ी पियो, और उसके बाद मुझे बताओ कि इलाहाबाद में या प्रयागराज में का जो हाल चाल है वो कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सब लोग कुशल मंगल हैं कि नहीं है। मतलब ये सब चीज़ें वो उनसे बात कर रहे थे, तो उसमें उनको लगा ही नहीं कि वो किस तरीके से वो उनसे रूठी हुई हैं, कि वो बाहर खड़ी थी, इस तरीके की कोई चीज़ उनसे वो व्यक्त नहीं कर पाई। ठीक है। कार्य व्यस्त रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते थे। मेरी स्मृति में एक और घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब दद्दा मैथिली शरण और मैं उनसे मिलने गए, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। दद्दा विनोदी भाव से बोले उठे, अवश्य पंडित जी, महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए, हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं या ना बच पाए। तो वो बता रही थी कि
जो वो कार्य में इतना व्यस्त रहा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी से मिलते नहीं थे या अपने सगे संबंधी थे या अपने जान पहचान वालों से नहीं मिलते थे। उनको सबकी चिंता रहती थी, वो सबके साथ प्रेम से मिलते थे और सबकी चिंता किया करते थे। तो उसी में बता रही हैं कि एक बार जो है उनको कुछ याद आ रही थी कोई और घटना, तो वही बता रही हैं कि एक बार क्या हुआ था कि वो जो मैथिली शरण गुप्त जी थे उनको वो दद्दा कहती थी। तो उन्होंने कहा कि वो दद्दा मैथिली शरण गुप्त, वो भी एक लेखक हैं जैसे महादेवी जी एक लेखिका हैं वैसे ही, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी के साथ वो क्या कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर गई थी एक बार। तो वहाँ पर उस दिन उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि आप जो है आज महादेवी जी से कि आज आप हमारे साथ रात का भोजन यहीं करिए। तो उन्होंने कहा कि तो मैथिली शरण गुप्त जी ने उसमें मजाक में ये कहा कि देखिए भाई मैं तो जो हूँ शुद्ध नहीं होना चाहता हूँ, आप इन्हीं का महादेवी जी का ही शुद्धिकरण कर दीजिए। वो ऐसा क्यों कह रहे थे मालूम है आपको? इसलिए कह रहे थे कि जो महादेवी जी थी वो भी शाकाहारी थी, ठीक है, और जो मैथिली शरण गुप्त जी थे वो भी शाकाहारी थे, लेकिन ये जो है दूसरी चीज़ें भी शाकाहारी के अलावा दूसरे चीज़ों को भी खा लिया करते थे, ठीक है। तो अब वो आगे देखिए, तब उन्हें स्मरण आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। उन्होंने पूछा क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने सब विनोद कहा, आप सब ने हमारे लिए और छोड़ा भी क्या है। इस विनोद के बीच वे भी इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं भूले। उसी में बता रही हैं कि वो प्रधानमंत्री थे चूँकि, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भूल गए इस बात को कि उन्होंने कहा, वो दद्दा जी से कह रहे थे क्या आप शाकाहारी ही हैं अभी तक? तो उन्होंने कहा हाँ मैं शाकाहारी ही हूँ, अभी तक मैं वही खाता हूँ, शाकाहारी चीज़ें ही खाता हूँ। तो उनको मालूम था कि इंदिरा जी वो मतलब प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो ये भूले नहीं थे कि वो शाकाहारी भोजन करती हैं। उन्होंने उनके लिए अलग से शाकाहारी भोजन बनाने की व्यवस्था करवाई कि उनके लिए आप शाकाहारी भोजन ही बनाइए, क्योंकि वो दूसरी चीज़ें नहीं खाती, ठीक है। रात में देखा कांटे छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक और मेरे लिए कढ़ी चावल शाक दही आदि के कटोरे कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा था उसी प्रकार वे मेज के शिष्टाचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरों को खाते देख ना भाव मत चढ़ाना। अच्छा, अब उन्होंने रात में देखा कि कांटे छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज जो है एक तो लगी हुई है ना, और उस मेज पे ये सब सामान पड़ा हुआ, मांस वाला जो भी वो खाते थे, और कांटे छुरियाँ भी पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने उसके अलावा इनके लिए अलग से कढ़ी चावल और साग सब्जी दही इस तरीके की चीज़ों की व्यवस्था करी थी, वो कटोरियाँ अलग से लगी हुई थी, ठीक है। तो बता रही हैं कि इन सब चीज़ों में जो इतना व्यस्त हुआ करते थे उसमें वो ये नहीं भूल गए कि टेबल कैसे जो है पे किस तरीके से उनका सामान लगना है या इनका लगना है, या क्या चीज़ें व्यवस्थित रूप से कैसे करनी है, ये सब भी वो नहीं भूले थे। उन्होंने उनका जो थाली थी महादेवी जी की, जिसमें साग सब्जी दही ये सब चीज़ें थी और कढ़ी चावल ये सब था, उन्होंने वो बगल में ही अपने थाली लगवाई और उनसे कहा भी कि आप जो है कि मेरे भोजन अलग है और आपका अलग है, तो आप जो है मेरा भोजन देके जो है नाक मुँह मत जो है सिकुड़िएगा। मतलब ये ना सोचे ये लगे कि आपको कि अरे ये क्या बना हुआ है, इनका खाना और मेरा क्या बना, तो इस तरीके मत करिएगा। उन्होंने प्यार से कहा हंसते हुए, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो जो उनका स्वभाव था वो आज भी वैसा ही था, प्रेम पूर्वक बोलना, प्रेम पूर्वक सबसे बातें करना। उनके अंदर प्रधानमंत्री हैं वो, ऐसा कोई उनके वो उससे झलकता नहीं था कि वो प्रधानमंत्री है और वो अकड़ के बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन कर वे अपने अतिथियों को विस्मित कर देते थे। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीर कर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और तब भी लगता था कि और आम साबुत सा ही दिखाई देता था। व्यक्तिगत संबंधों को स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं।
उन्होंने बताया कि महादेवी जी ने कि वो आम काटने में भी बहुत उनकी तब चतुर थे। वो किस तरीके से आम काटते थे, मतलब विशेषता थी उनकी कि वो आम जो है इस प्रकार काटते थे कि आम को एक तरफ से काट लेते थे हल्का सा, और उसकी जो गुठली थी वो बाहर निकाल लिया करते थे, और तो वो ऐसा ही लगता था जैसे आम पूरा का पूरा साबुत ही हो, है ना। वो उनकी एक कला थी उसको करने की, आम को काटने की, ठीक है। और इससे वो अपने अतिथियों को एकदम से आश्चर्यचकित कर दिया करते थे, ठीक। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं। उनके कहने का मतलब था कि वो व्यक्तिगत संबंधों में, यानी किसी से व्यक्तिगत रूप से बात करने में वो बहुत ही अच्छे थे, और उनके अच्छे संबंध उन लोगों के साथ थे वो, और उनकी तुलना करना किसी से वो मतलब अतुलनीय है, मतलब किसी से आप उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत ही वो अपने लोगों के साथ जो है बड़ा ही अच्छे संबंध उनके थे, और बड़े ही अच्छे तरीके से वो लोगों से बातें करते थे, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसके लेखक जो है वो महादेवी वर्मा हैं, ठीक है। और इनका जो है महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व के से हमें प्रेरणा मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन सब चीज़ों को जानें, कि अगर मैंने आपको बताया ये बातें कि उनका व्यक्तित्व बहुत महान व्यक्तित्व था, इससे आपको ये संदेश मिलता है कि, और आपको ये प्रेरणा मिलती है कि आपको भी उन्हीं की तरीके एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपके पास जितना भी पैसा हो, भले ही आपके पास बहुत कुछ हो, लेकिन आपको सबके साथ प्रेम पूर्वक अच्छे से बात करनी चाहिए और मधुर संबंध सबके साथ रखने चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया ये लेसन कंप्लीट। आगे वाले वीडियो में हम ये अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।